नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के एक टॉपिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम टोटल 20 MCQs देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि अर्थात IQ 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? क्या श्रेष्ठ बुद्धि या सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य या फिर मंद बुद्धि, किस में वर्गीकृत किया जाएगा? तो देखिए, इसका वर्गीकरण किया गया है। अगर एक बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है या बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो अगर 140 प्लस है तो उसे हम प्रतिभाशाली बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली बोलेंगे। और 121 से 140 है, 121 से 140 तो उसे प्रखर बुद्धि बोलेंगे। 111 से 120 है तो उसे तीव्र बुद्धि कहा जाएगा। जबकि 91 से 110 तक हम उसे क्या बोलेंगे? सामान्य बुद्धि बोलेंगे। जिसकी IQ क्या है? 91 से 110 है, उसे सामान्य बुद्धि बोलेंगे। मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के बीच में आपका 105 भी आएगा। ठीक है, इसके नीचे भी वर्गीकरण किया गया। तो 81 से 90 तक के बच्चों को क्या बोला जाएगा? 81 से 90 IQ का मंद बुद्धि। जबकि 71 से 80 अल्प बुद्धि, और 71 से भी अगर कम है तो उसे जड़ बुद्धि, ऐसा वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्धि के द्विखंड का याद रखिए, स्पीयरमैन ने इसका प्रतिपादन किया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? मतलब शिक्षण के द्वारा उसे हम सिखा नहीं सकते या शिक्षा के द्वारा उसका सीखना नहीं बनता है, वो क्या है? वो कौन सा स्तर नहीं है पूछा गया है। तो विभेदीकरण, यानी जिसमें बालक क्या करता है? विभेद करना सीखता है। चिंतनशील स्तर, चिंतन करना सीखता है, समझता है। ये सभी क्या हैं? शिक्षण अधिगम के स्तर हैं। जबकि स्मृति स्तर आपका शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। तार्किक गणितीय बुद्धि खाली स्थान से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? क्या द्विकारक सिद्धांत से, या समूह कारक, या पदानुक्रमिक सिद्धांत, या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत? तो देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि जो सिद्धांत है ये बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने दिया था। याद रखेंगे, हावर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत को दिया। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण योग्यताएं हैं, इसने उस पर बल दिया। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर इन्होंने क्या किया? बल दिया। और इनके अनुसार बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, इन्होंने कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए। जिस 8 प्रकार में एक है भाषाई बुद्धि। ठीक है, एक है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तर्क, तीसरा है गणितीय बुद्धि, और संगीत। ठीक है, ये 4 हो गए। और 4 के बाद स्थानिक, एक है स्थानिक बुद्धि। इसके बाद शारीरिक या गति संवेदी बोलेंगे उसको। कौन सा है? 6वां हो जाएगा शारीरिक बुद्धि, शारीरिक या फिर गति संवेदी बुद्धि बोलेंगे इसी को। ठीक है, इसके बाद अंतःवैयक्तिक इंटरपर्सन बोलेंगे इंग्लिश में, और अंतर्वैयक्तिक बोलेंगे। 2 हैं यहाँ पास, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्वैयक्तिक बोला गया है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये दोनों इंग्लिश में इसके नाम हैं। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि का इन्होंने क्या किया? वर्णन किया। और इसी को क्या कहा गया है? इसके सिद्धांत को तो बहुबुद्धि सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? कौन सा आलोचना है पूछा है। तो यहाँ पास देखिए, बहुबुद्धि में केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पास ये आपका सही हो जाएगा। तो बहुबुद्धि सिद्धांत में हमने देखा गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तो ये सभी क्या है? उसकी प्रतिभाएं हैं, जिसको बुद्धि का नाम दिया गया, जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती ही हैं। ठीक है, तो ये इसकी आलोचना हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी अन्य आलोचना क्या है? तो जो क्या कहा जाए, मनोवैज्ञानिकों और जो शिक्षाविदों ने इसकी आलोचना की, उसमें से एक आलोचना ये है कि इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा क्या है? व्यापक है। ठीक है, इसकी परिभाषा व्यापक है। और इस सिद्धांत में क्या है? अनुभव की कमी है। ठीक है, अनुभवजन्य साक्ष्यों की कमी है बोला गया है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन है यहाँ पास राइट आंसर है। ठीक है, अगला है, वह बुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि, यहाँ पास वह बुद्धि नहीं बल्कि बहुबुद्धि है। ठीक है, यहाँ पास ध्यान देंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत को बोला गया है। जिस सिद्धांत की अभी हमने बात की, उस सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि
ऑप्शन है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो देखिए विभिन्न बुद्धियों का हमने क्या किया, नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पास परीक्षणों का अभाव था। जैसा कि हमने आलोचना में देखा कि अनुभवजन्य साक्ष्यों की कमी थी, अनुभवजन्य साक्ष्यों की कमी थी, तो यहाँ पास परीक्षण का भी अभाव है, इसलिए और परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियों का क्या नहीं हो सकता, मापन संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पास पहला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका पहला कारण सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। तो देखिए भावनाओं के प्रति जागरूकता बिल्कुल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध है, भावनाओं का प्रबंधन भी संबद्ध है, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, लेकिन भावनाओं की आलोचना अगर की जाए तो वो क्या है, इससे संबंधित नहीं है। भावनाओं की आलोचना इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है या इस बुद्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो याद रखेंगे एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया सीखने की सामग्री के रूप में। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन है शीघ्र पुनः स्मरण, यानी जल्दी से आपको फिर से कुछ भी याद आ जाता है तुरंत ही। ठीक है, तुरंत ही आप किसी चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, पुनः स्मरण कर पाते हैं। फिर शीघ्र पहचान पाते हैं, अच्छी धारणा होती है, और लास्ट है यह सभी। तो यह सभी यहाँ पास अच्छी स्मृति की विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वह क्या है। तो याद रखेंगे ना ही कौशल अर्जन है ना ही ज्ञानार्जन है। सबसे उपयुक्त अगर बोला जाए तो सीखने में कौशल अर्जन भी आ सकता है, लेकिन ज्ञानार्जन भी आएगा, लेकिन व्यवहार में अगर आपका परिमार्जन नहीं होता है तो आपका सीखने का कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, तो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वह है व्यवहार में परिमार्जन, अर्थात तो आपके व्यवहार में इम्प्रूवमेंट होती है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति क्या है, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह किसका कथन है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पास याद रखेंगे कि जो वुडवर्थ हैं। ठीक है, ऑप्शन बी वुडवर्थ, इन्होंने क्या किया, इस कथन का प्रतिपादन किया। यह कथन किसका है, तो वुडवर्थ का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सृजनशीलता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनशीलता के बारे में हमने देख चुका है। ठीक है, पहले भी सृजनशील बालकों के बारे में हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में। तो सृजनशील मौलिक परिणाम का अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है पूछा गया है। याद रखेंगे क्रो एंड क्रो। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। देखिए कथन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट थे वे सभी यहाँ पास क्वेश्चन में आपको ला कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन या फिर यह चिंतन की परिभाषा किसने दी। तो याद रखेंगे यह परिभाषा रॉस ने दी। ठीक है, रॉस, इन्होंने यह परिभाषा दी कि चिंतन की जो प्रक्रिया है वो ज्ञानात्मक पहलू है, किसका, मानसिक प्रक्रिया का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो क्या डेविड वेसलर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो कौन से इसका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा एल्फ्रेड बिने। ठीक है, इन्होंने 1905 में क्या किया, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और बुद्धि मापने के लिए अनेक परीक्षण इन्होंने क्या किया, बनाया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बुद्धि की स्पीयरमैन की परिभाषा में जो कारक है जी, ठीक है, कारक क्या है, जी, ये क्या है पूछा गया है। ठीक है, इस जी को आपको बताना है कि ये क्या है, क्या अनुवांशिक बुद्धि है, उत्पादक बुद्धि, सामान्य या फिर वैश्विक बुद्धि है। तो याद रखेंगे ये सामान्य बुद्धि है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, प्रवाह पूर्णता फ्लुएंसी। ठीक है, व्याख्या मौलिकता लचीलापन, खाली स्थान के साथ संबंधित तत्व है। किसके साथ संबंधित है ये सभी किसके साथ संबंधित है। तो याद रखेंगे ये सभी प्रतिभा के साथ संबंधित है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बुद्धि क्या है। ठीक है, बुद्धि है क्या है, एक विशिष्ट योग्यता है, योग्यता तो है। ठीक है, बुद्धि योग्यता तो है, लेकिन एकदम आपको सही परिभाषा चुनना है। तो सामर्थ्यों का समुच्चय या फिर एक अकेला और जातीय विचार या दूसरों का अनुकरण करने की योग्यता। आपको लगभग सभी सही लगेंगे यहाँ पास, लेकिन याद रखिए
सामर्थ्यों का समुच्चय है, सामर्थ्य का समूह है। ठीक है, कई सारे सामर्थ्य अभी हमने देखे, 8 प्रकार की बुद्धि थी। ठीक है, भाषाई, गणितीय, तार्किक, ये सभी, तो इन सभी सामर्थ्यों का समुच्चय ही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 वर्षीय बालक बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु वर्ष क्या होगी। ठीक है, उसकी मानसिक आयु खाली स्थान वर्ष होगी। तो देखिए ऑप्शन है 12, 8, 14 या 15। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। याद रखेंगे कि जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, ठीक है, बुद्धि लब्धि इसका फॉर्मूला क्या है, तो जितनी भी उसकी मानसिक आयु होगी, ठीक है, जितनी भी मानसिक आयु होगी उसको भाग देना है उसकी वास्तविक आयु से और गुणा करना है 100 का। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए बुद्धि लब्धि आपको बताया गया 75 और आपको ये मान लेना है कि उसकी मानसिक आयु पूछा गया है तो x मान लीजिए, और वास्तविक आयु कितना बताया गया है, 16 वर्ष बताया गया है, गुणा करना है 100 का। तो देखिए 25 या 75 यहाँ पास कट जाएगा, 25 चौक 100 और यहाँ पास 4 चौक 16, 4 का ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो x आ गया 12 वर्ष। ठीक है, x कितना आ गया, 12 वर्ष, तो उसकी मानसिक आयु हो जाएगी 12 वर्ष, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, मतलब स्टैनफोर्ड बिने का परीक्षण जो है वो किसका मापन करता है, तो याद रखेंगे वह बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, एल्फ्रेड बिने ने क्या किया था, अभी मैंने बताया कि 1905 में साइमन के सहयोग से प्रथम बुद्धि परीक्षण का जो है निर्माण किया था, जिसे क्या किया गया, 1916 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे टर्मेन। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे टर्मेन, इन्होंने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार क्या किया, अनुकूल बनाकर इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और फिर यही सिद्धांत क्या कहा गया, स्टैनफोर्ड बिने कहा गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पास। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अधिक अच्छी शैक्षिक कार्यक्रम वह होते हैं जो, तो सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम कौन से होते हैं आपको बताना है, और किसके लिए, तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो यहाँ पास उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने में, तो क्या सभी प्रतिभाशाली बच्चे आक्रामक ही होते हैं, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, उनमें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहार और पुरस्कारों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए उपहार और पुरस्कारों के प्रयोग से आप उन्हें प्रेरित करेंगे तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, आपको मैंने पिछले भी वीडियोज़ में बताया कि आपको सैद्धांतिक आंसर लेना है और सबसे उचित, और जो कि और सबसे जो अलग बात है, बच्चे की गलती नहीं है। तो यहाँ पास तो खैर वो वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको सैद्धांतिक आंसर लेना है। फिर यहाँ देखिए प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवणता पर बल देना, प्रवीणता है यहाँ पास। ठीक है, प्रवीणता पर बल देना, तो यहाँ पास प्रत्यास्मरण मतलब रिवीजन के द्वारा आप क्या करेंगे, प्रवीणता पर बल देंगे कि अच्छे से इसको क्या हो, याद रहे या फिर प्रवीण हो जाए। तो यहाँ पास देखिए ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर क्या करेंगे, उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देंगे। तो उनके चिंतन को प्रेरित करके क्या करेंगे, उन्हें व्यस्त रहने के अवसर देंगे, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों को व्यस्त अगर नहीं रखेंगे तो जो उनका कक्षा और स्कूल के प्रति जो लगाव रहता है वह कम हो जाता है, वे कक्षा के प्रति क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्हें व्यस्त रखने का विचार सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, विचारों में व्यस्त रखना ही सबसे उपयुक्त होगा। तो इस प्रकार जो है बुद्धि और जो ये टॉपिक है बुद्धि का बाल मनोविज्ञान में, ये यहाँ पास समाप्त होता है। और इसी प्रकार और आगे के सिलेबस के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।